हाँ जी, नमस्कार भाई सभी को। तो स्वागत आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। तो अपने पीछे बात कर रहे थे चौहान वंश की, सांबर के चौहानों के ऊपर बात कर रहे थे। और सांबर के चौहानों के बारे में मैंने उत्पत्ति के बारे में बता दिया था। अग्निकुंड से उत्पत्ति किसकी मानी जाती है, अग्निकुंड के सिद्धांत से, ये बताने वाला चंद्रप्रदायी था। अगर मैं सूर्यवंश चंद्रवंश से बताता हूँ तो हाँसी बिलेक अचलेश्वर शिलालेख की बात करते हैं। सूर्यवंश से हमीन वाकावे, उसके बाद में नयनचंद्र सूरी का, और उसके बाद में हमीरासो पृथ्वीराज विजय बताता है। वत्सगोत्रीय ब्राह्मण इनको भिजोलिया शिलालेख के अंदर कहा गया। और बात करता हूँ तो दार्ली चौहान डायनेस्टी के अंदर इनको ब्राह्मण कहा गया। और नियामत खा के कैम खरासो के अंदर भी इनको ब्राह्मण कहा गया। विदेशी तो कर्नल जम्स्टोड बोलता है। कुषाण बताने वाला कनिंघम था। और स्मिथ ने इनको हुण कहा था। डेयर भंडारकर भी हुआ, उसने खजर जाति के संतान बताया। ये अपने उत्पत्ति के बारे में कुछ एक बेसिक बातें पढ़ चुके थे, ठीक है। और आज ये उसके आगे की क्लास को शुरू करना है। आगे की यहाँ से अपने चौहान शुरू हो जाता है। और सिस्टम से चौहान को यहाँ से शुरू कर देते हैं। तो सिस्टम से पढ़ते हैं बिल्कुल। हाँ, चौहान वंश। सबसे पहले तो चौहान वंश पढ़ रहे हैं, तो इनको आपको संस्थापक की बात करता हूं मैं। आपको पता होना चाहिए चौहान वंश का संस्थापक कौन था। देखो, चौहान वंश का जो संस्थापक था उसे वासुदेव चौहान कहा जाता है। कौन सा? वासुदेव चौहान। इसे चौहान वंश का संस्थापक कहा जाता है। और कौन से सन में? 551 ईस्वी के अंदर चौहान वंश की स्थापना करता है। कहां पे? सांबर के अंदर, जिसे सपाद लक्ष्य भी कहा जाता है। और यह घटना, सांबर के चौहानों का संस्थापक वासुदेव चौहान 551 में सांबर में सपादलक्ष में चौहान वंश के निम्न डालता है। और अपनी राजधानी किसको बनाता है? आई छत्रपुर को अपनी राजधानी बनाता है। किसको? आई छत्रपुर। अही छत्रपुर नागौर को अपनी राजधानी बनाता है। कौन? वासुदेव चौहान। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता? भी जो वासुदेव चौहान इनका संस्थापक था, 551 में नींव डाली गई। सांबर यहाँ पे संस्थापक था। आई छतरपुर को राजधानी बनाया। मैंने कहा हमें ये सारी की सारी जो घटना मिलती है, ये बिजोलिया शिलालेख हुआ। एक शिलालेख हुआ बिजोलिया। जो ये बिजोलिया शिलालेख था 1170 ईस्वी का था, सोमेश्वर चौहान के समकालीन। सोमेश्वर चौहान का था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिताजी का। सोमेश्वर चौहान का 1170 का शिलालेख था। इस सोमेश्वर चौहान के बिजोलिया शिलालेख में अपने को यह पता चलता है कि वासुदेव चौहान ही था जो संस्थापक था इनका। वासुदेव चौहान ही था जिसने चांबर में चौहानों की राजधानी बनाया। वासुदेव चौहान ही था आए छतरपुर को प्रथम राजधानी बनाया। और एक बात और बोलता है ये बिजोलिया शिलालेख, ये बिजोलिया शिलालेख ये बात बोलता है कि जो सांबर झील का निर्माण, जो सांबर झील का निर्माण करवाया था, ये सांबर झील का निर्माण करवाने वाला भी कौन था? ये वासुदेव चौहान ही था। आपसे पूछ ले सांबर झील का निर्माण किसने करवाया, तो सांबर झील का निर्माण करवाने वाला भी वासुदेव चौहान था। ये बात कहां पे पता चलती है? बिजोलिया शिलालेख के अंदर। अच्छा, एक बात और बता दूं, मैंने बिजोलिया शिलालेख करवाई तो एक बात और बताई थी आपको। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया।
बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को क्या कहा गया? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया। अब आपसे सन पूछ सकता है किसके समकालीन था, क्या कहा गया? सांबर झील का निर्माण करवाने वाला वासुदेव चौहान था। कहाँ पे बात पता चलती? ये सारी घटना है। अब वासुदेव चौहान के बारे में सारी बातें मैं क्रमबद्ध तरीके से लिखवा देता हूं, सारी बातें अच्छे से लिख लेना भाई। क्रम से लिखते रहना। वासुदेव चौहान है ये। 551 ईस्वी आई छतरपुर को राजधानी बनाया। इसके अलावा सांबर झील का निर्माण करवाया। सांबर झील का निर्माण करवाया और कहां पे? सांबर सपादलक्ष वंश की स्थापना की। चौहान वंश की स्थापना कहां पे की थी? सांबर के अंदर या फिर सपादलक्ष के अंदर कौन से वंश की स्थापना की जाती है? तो ये आपको पता होना चाहिए। संस्थापक वासुदेव चौहान, आई छतरपुर को राजधानी, सांबर झील का निर्माण करवाया और सांबर संपादलक्ष वहां पे इसकी स्थापना करती है। इसके बाद कोई खास राजा नहीं होते, छोटे छोटे राजा हुए, कोई अच्छी जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि जो विस्तृत इतिहास है अपने को पूरा डीपली जो इतिहास देखने को मिलेगा, बहुत बारीकी से जो इतिहास देखने को मिलेगा, वो किसके बाद का, किसके समय का मिलेगा? वो मिलेगा अजय राज का। जो अपने को बड़ा बहुत डीपली इतिहास देखने को मिलेगा वो अजय राज का इतिहास देखने को मिलेगा, एक क्रमबद्ध तरीके से, एक सनों के साथ में। लेकिन उससे पहले पहले छोटे छोटे शासक हुए थे। अब वासुदेव जब चौहान शासक बना तो इसके बाद में एक शासक और भी हुआ, उसका नाम था गुवक प्रथम। कौन सा था? गुवक प्रथम के बारे में बात करता हूं मैं। वासुदेव के बाद एक शासक हुआ गुवक प्रथम। गुवक प्रथम की क्या खासियत? देखो, चौहानों का संस्थापक तो किसे कहा जाता है? वासुदेव चौहान को। लेकिन जो चौहान थे ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। जो चौहान थे ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे, उनके दरबार में काम किया करते थे। गुर्जर प्रतिहार जो गुवक प्रथम के समकालीन एक शासक था गुर्जर प्रतिहार का, उसे बोला गया नागभट द्वितीय। गुवक प्रथम नागभट द्वितीय के दरबार में था। नागभट द्वितीय ने इसको वीर की उपाधि दे रखी थी। नागभट द्वितीय बोलता है, यार ये कौन सा रोजाना का क्लेश है भाई, आपके यहाँ आना जाना, रोजाना सामंत के रूप में हमें आना पड़ता है। गुवक प्रथम ने साफ मना कर दिया भाई, गुवक प्रथम ने साफ मना कर दिया, हम आज के बाद आपके पास नहीं आएंगे, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, तलाक तलाक तलाक, हमें कोई लेना देना नहीं है। गुवक प्रथम यहाँ पे गुर्जर प्रतिहारों से अलग होकर एक स्वतंत्र शाखा की स्थापना करता है। आपसे पूछा जा सकता है चौहान वंश का ऐसा कौन सा शासक हुआ जिसने गुर्जर प्रतिहारों के प्रभाव से मुक्त होकर एक स्वतंत्र शाखा की स्थापना की, स्वतंत्र वंश की स्थापना की? तो वो कौन था? तो वो गुवक प्रथम था। पहले किसके दरबार में हुआ करते? गुर्जर प्रतिहारों के दरबार में। किसके समकालीन था ये? नागभट द्वितीय के समकालीन था। और इसी गुवक प्रथम ने अलग से स्थापना करके हर्षनाथ का मंदिर बनवाया, शिवजी का मंदिर, हर्षनाथ का मंदिर बनवाया रेवासा सीकर के अंदर। और इसी हर्षनाथ को चौहानों का कुल देवता कहा जाता है। इतनी सारी बातें अपने क्रमबद्ध तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। गुवक प्रथम में लिखना। गुर्जर प्रतिहारों
के सामंत में, सामंत के रूप में काम किया करते। सर किधर? अच्छा, गुर्जर प्रतिहार के सामंत के रूप में काम किया करते। दूसरा, गुर्जर प्रतिहारों को शासक नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय ने इसको कौन सी उपाधि, वीर की उपाधि दी। गुर्जर प्रतिहारों के प्रभाव से मुक्त होकर स्वतंत्र चौहान वंश की स्थापना की। आपसे पूछा जा सकता है कि गुर्जर, ये चौहान वंश पहले किसके सामंत के रूप में काम करते? गुर्जर प्रतिहारों के। कौन मुक्त हुआ सबसे पहले स्वतंत्र रूप से, किसने बनाया था? तो गुहक प्रथम ने। किससे अलग हुआ? नागभट्ट द्वितीय से। नागभट्ट द्वितीय ने कौन सी उपाधि दी? वीर की उपाधि इसको दी गई थी। और बात करते तो यहाँ पे इसी ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? इसी ने ही रिवासा सीकर के अंदर कौन सा मंदिर बनवाया था? इसी ने रिवासा सीकर में एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे कौन सा मंदिर कहा जाता है? गुहक प्रथम के द्वारा। रिवासा सीकर में उधर सामने वाले क्लास में जाके देखना यार, कोई खाली मार्कर पड़े जो चलता ना हो, बिल्कुल सूखा हुआ पड़ा हो। हाँ, बिल्कुल सूखा हुआ पड़ा हो। तंग करता है यार। गुहे के द्वारा रिवासा सीकर में हर्षनाथ मंदिर, का निर्माण करवाया गया। ये बात आपको पता चली। आपको मैं बेसिक दोबारा बता देता हूं, ध्यान से सुनना। 4 बातें पढ़ी अभी तक। कौन कौन सी? अभी तक 4 बातें पढ़ी है। कौन कौन सी 4 बातें पढ़ी है भाई? संस्थापक कौन था? वासुदेव चौहान। 551 में सांबर के चौहानों का संस्थापक कहा जाता है इसे। ठीक है। आई छतरपुर को राजधानी बनाया, सांबर झील का निर्माण करवाया। बात कहाँ पे पता चली? बिजौलिया शिलालेख के अंदर पता चलती है। उसके बाद पढ़ा गुहक प्रथम स्वतंत्र रूप से स्थापित हुआ, गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। अच्छा, उसके बारे में बात करते हैं तो हर्षनाथ का मंदिर का निर्माण करवाया। चौहानों को इसे कुल देवता भी कहा जाता है। चौहानों के कौन सा देवता? चौहानों के कुल देवता भी कहा जाता है। चौहानों के कुल देवता किसे कहा जाता है? तो चौहानों के कुल देवता हर्षनाथ को कहा जाता है। इसके बाद में एक शासक हुआ चंदन राज। चंदन राज के बारे में 2 बातें पढ़ना। एक तो दिल्ली के तोमरों को हराया था। दिल्ली के तोमरों को हराया।
दूसरी बात, इसकी एक पत्नी थी, से चंद्राणी, सॉरी रुद्राणी, या जिसे आत्म प्रभा कहा जाता। अपनी आपकी शिल्पा शेट्टी थी अपने टाइम में, ये अपने टाइम में बिल्कुल शिल्पा शेट्टी से कम नहीं थी। योगिनी क्रिया में निपुण थी, जो चंद्रराज की पत्नी थी। आपसे पूछा जा सकता है योगिनी क्रिया में निपुण कौन थी? योगिनी क्रिया में निपुण थी। और पुष्कर झील में जाकर 1000 दीपक जलाया करती थी। पुष्कर झील में एक 1000 दीपक जलाकर दीपदान की प्रक्रिया करती। आपसे पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी चौहान वंश का शासक था जिसकी पत्नी दीपदान की प्रक्रिया करती थी? तो ये कौन सा था? चंद्रराज, पत्नी का नाम रुद्राणी, आत्म प्रभा, दिल्ली के तोमरों को हराया, योगिनी क्रिया में निपुण थी, और पुष्कर झील में जाकर 1000 दीपक जलाकर दीपदान की प्रक्रिया करती थी। उसका नाम क्या था? उसका नाम था रुद्राणी, या फिर इसे क्या बोलते हैं, उसे आत्म प्रभा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करता हूं। चंदनराज के बाद में एक शासक हुआ जिसका नाम था वाकपतिराज प्रथम। इसी वाकपतिराज प्रथम ने सबसे पहले चौहान वंश में महाराज की उपाधि धारण की। महाराजा की उपाधि कोई धारण करने वाला कोई व्यक्ति था तो वो कौन था? वो वाकपतिराज प्रथम था। इसके बाद शासक हुआ सिंहराज, सिंहराज सॉरी, सिंहराज ने सबसे पहले क्या हो गया इसके, सिंहराज ने सबसे पहले परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसके बाद में शासक बना, शासक का नाम था विग्रहराज द्वितीय। छोटे छोटे शासक है, एक एक बातें हैं। विस्तृत इतिहास जब अपना लिखना शुरू कर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल डीपली जब लिखना शुरू कर देंगे तो एक क्रम से देखेंगे। उससे पहले अपने ऐसे ही इसको देखते हैं, ठीक है। मैं बात करता हूं विग्रहराज द्वितीय। यह सर्वाधिक शक्तिशाली पहला प्रथम शक्तिशाली शासक हुआ। प्रथम शक्तिशाली शासक, चौहानों का कोई प्रथम शक्तिशाली शासक था तो वो कौन था? विग्रहराज द्वितीय ही था। फिर इसकी खासियत बात, इसने चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय को पराजित किया। चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय को भी हराया था। अच्छा,
तीसरी बात, खुर्रज्जोअधिकार की उपाधि धारण की थी। खुर्रज्जो अंधकार की उपाधि धारण भी किसने की थी? तो यहाँ पे विग्रहराज द्वितीय ने किया था। वाकपति राज फर्स्ट में महाराजा की उपाधि धारण करने वाला परम भट्टारक महाराजा धीराज जो सबसे पहले हुआ वो कौन था? आपको मैंने बता दिया, ठीक है। उसके अलावा बात करता हूं तो विग्रहराज द्वितीय प्रथम शक्तिशाली शासक, चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय, और पराजित किया खुर्रज्जो अंधकार की उपाधि धारण की। विग्रहराज द्वितीय के बाद जो शासक बना था उस शासक का नाम था द्वितीय का जो शासक बना उसका नाम था गोविंदराज। तृतीय, और गोविंदराज तृतीय ने सबसे पहले वेरीदट की उपाधि धारण की थी। वेरीदट की उपाधि सबसे पहले किसने धारण की? गोविंदराज तृतीय ने की थी। अच्छा, उसके गोविंदराज के बाद में जो शासक बना उसका नाम था वाकपति राज द्वितीय। और वाकपति राज द्वितीय ने सबसे पहले किसको? वाकपति राज द्वितीय ने सबसे पहले चित्तौड़गढ़ के अंबिका प्रसाद को हराया था। चित्तौड़गढ़ के अंबिका प्रसाद को हराने वाला कौन था? वाकपति राज द्वितीय था। इसके बाद शासक बनता है, उसका नाम था पृथ्वीराज। चौहान प्रथम। और इसी के समकालीन मोहित या फिर अट्टर चौहान ने रेवासा सीकर में जीर्ण माता मंदिर का निर्माण करवाया था। आपसे पूछा जा सकता है जीर्ण माता मंदिर का निर्माण कौन से चौहान शासक के समकालीन हुआ? पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट के समकालीन। करवाने वाला मोहित व हट्टड़ चौहान था। ये आपसे रेवासा सीकर के अंदर। इनको कुल देवता की बात करें तो कुल देवता किससे कहा जाता है? चौहानों के कुल देवता तो अर्चनाथ जी को, और चौहानों के इष्ट देवता की बात करता हूं तो चौहानों के इष्ट देवता किसे कहा जाता है? तो चौहानों के कुल देवी किसे कहा जाता है? जीर्ण माता को कहा जाता है, जो कि रेवासा सीकर वाली है। कंप्लीट बात कर देता हूं। अग्निकुंड से सिद्धांत पृथ्वीराज रासु, चंद्रवंशी अचलेश्वर हांसी, सूर्यवंशी हमीर महाकाव्य, ब्राह्मण दार्ली चौहान डायनेस्टिक नियामत खा, और बिजोलिया शिलालेख, विदेशी कर्नल जमस्टोट, कुषाण कनिंगम समित डी.आर. भंडारकर। संस्थापक तो वासुदेव चौहान 551 सांबर में सांबर झील का निर्माण, सपातलक क्षेत्र छतरपुर को राजधानी। दूसरा गुहक प्रथम, जिसने क्या किया? प्रथम स्वतंत्र स्थापित किया। किसके हुआ करते थे? उनके गुर्जर प्रत्यारों के। जब प्रथम इसका स्थापित किया, उसके बाद में जो बना उसका नाम था चंद्रराज। तोमरों को रहा था। तोमरों के बाद में जिनको इसकी पत्नी थी अपने टाइम की शिल्पा शेट्टी भाई साहब, ऐसे मजे से ऐसे किया करते नृत्य। अपने टाइम की पूरी शिल्पा शेट्टी थी रुद्राणी, जो आतम पर बाती, कभी उल्टा और कभी सीधा। आज के समय यहाँ तो रामदेव के साथ में शिल्पा शेट्टी करते हैं, उस समय ये रुद्राणी किया करती थी। शिल्पा शेट्टी से कोई कम नहीं थी। कोई पूरा मेकअप उसी प्रकार, घूमना फिरना चलना, फिल्में देखना, शॉपिंग करना, पूरा ऐसे कम नहीं थी, पूरी ऐसे ललन टॉप थी। ये चंद्रराज बेचारा सीधा साधा जी था। अधिकांशतः पर्सन चंद्रराज से नहीं बनता, जो उसकी पत्नी रुद्राणी से बनता है, ठीक है। उसके बाद बना
वागपति राज प्रथम महाराज की उपाधि, विग्रहराज सर्वाधिक शक्तिशाली, फिर बना वेरीधट की उपाधि गोविंदराज वागपति राज द्वितीय, अंबिका प्रसाद को रहा, और फिर चित्तौड़गढ़ में पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट ने, मोहित अट्टर चौहान ने जीर्ण माता मंदिर रिवासा सीकर में निर्माण करवाया। अब यहां से शुरू हो जाता है अजमेर का विस्तृत इतिहास, अजमेर का क्रमबद्ध तरीके से इतिहास, सनों के साथ में अभिलेख मिलना शुरू हो जाता है, एक तरीके से इतिहास लिखना शुरू हो जाता है, एक वो सिस्टम से इतिहास मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब उसी को एक सिस्टम के साथ में जो मिला उसी को पढ़ते हैं और आगे चलते हैं। जो सिस्टम से मिलना शुरू हुआ उसका शासक का जो नाम था, उस शासक का नाम था अजयराज। अजयराज का जो समय काल था 1113 से लेकर 1133। अब देखो, पहले कोई क्रमबद्ध तरीके से थोड़ी मिलता था, पहले कोई क्रमबद्ध तरीके से थोड़ी ना मिलता था, पहले तो भाई साहब सीधे मिल गया, पहले कोई क्रमबद्ध तरीके से नहीं था। सबसे पहले क्रम किसके काल में? अजयराज के समय आया था, आया तो सिस्टम से मिलना शुरू हुआ। इसका शासनकाल 13 से 33 बना, तो लगा भी अब कुछ निर्माण हो सकता है। तो अजयराज का काल चौहानों में स्वर्ण काल कहलाता, निर्माण काल कहलाता है। आपसे पूछा जा सकता है कौन से शासक का काल चौहानों में निर्माण काल कहलाता है? अजयराज का। अजयराज आता है, आते ही एक नवग्रह बसा देता है, भी कहाँ पे रहूंगा, तो 1113 के अंदर अजयराज ने अजमेर नगर बसा दिया, फिर रहने के लिए एक महल भी बना दिया, बिटली पहाड़ी के ऊपर एक दुर्ग का निर्माण करवा दिया, इसे गढ़ बिटली कहा गया, अजमेरू दुर्ग कहा गया। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, इसे उड़ता राजकुमार कहा जाता है, पृथ्वीराज सिसोदिया, उसकी पत्नी थी ताराबाई, वो रूट कर कुछ समय के लिए इसी अजमेरू दुर्ग में आ जाती है, अजमेर वाड़े के अंदर। तो काफ़ी समय ताराबाई जब रूट के बैठी रही यहाँ पे, तो उसके बाद में इसका दुर्ग का नाम तारागढ़ पड़ जाता है। और अजयराज की बात करता हूँ तो ये सिक्के चलाने का बहुत शौकीन था भाई साहब, कभी अपने नाम पे, कभी पत्नी के नाम पे, और कभी दोनों में प्रेम के नाम पे। सिक्कों वाला सम्राट कहा जाता है इसे। अपने खुद के अजय ध्रुव के नाम के सिक्के चलाए। इसके बाद में बात करता हूं तो पत्नी सोमलेखा के नाम पे सोमलवती नाम से सिक्के चला दिए। भाई साहब कमाल की बात, आज वाले चलाए ना चप्पल, सिक्के चला रहे भाई। अच्छा, अजय ध्रुव अजयराज सोमलेखा के मध्य प्रेम, दोनों का प्रेम था, प्रेम के नाम की सिक्के चला दी। भाई कमाल की जोड़ी थी, बिल्कुल कमाल की ओके रिपोर्ट थी। सिक्कों का सम्राट कहा जाता है, चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। ये शैव धर्म का न्याय था। वैसे पूछा जा सकता है अजयराज कौन से धर्म का न्याय था? शैव धर्म का न्याय था। और लगभग क्या 1133 में अपना राजकाज, अपना संन्यास छोड़ देता है, अपना संन्यास ले लेता है, राजकाज से संन्यास ले लेता है और यहाँ से पुष्कर झील की ओर चला जाता है, पुष्कर झील की ओर चला जाता है, पुष्कर में चला जाता है, वहाँ पे बैठ जाता है। और 33 में जो यहाँ का अजमेर की गद्दी है वो कौन संभाल लेता है? इसका बेटा अर्णोराज संभाल लेता है। 33 में इसकी गद्दी कौन संभाल लेता है? अर्णोराज इसकी 33 में गद्दी संभाल लेता है। यही बात आपने यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं, पढ़े इसके अंदर लिखते हैं। अजयराज में लिखते हैं। चौहानों का स्वर्ण काल, स्वानों का निर्माण काल कहलाया। दूसरा
1113 में अजमेर नगर बसाया। बिटली पहाड़ी पर गढ़ बिटली बनाया। जिसे अजयमेरु भी कहा गया, अजयमेरु दुर्ग का निर्माण करवाया। अजयमेरु दुर्ग का निर्माण नोट करके। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, सॉरी पृथ्वीराज चौहान सिसोदिया, की पत्नी ताराबाई के नाम पर तारागढ़ रखा गया इसका नाम। उसके बाद में अजयराज को चक्रवर्ती राजा वह शिकों का राजा कहा जाता है। फिर अजयराज ने अजय ध्रुव, प्रेम वह सोमलवती नाम से, सोमलवती नाम से सोमलवती नाम से तांबे व चांदी के सिक्के चले। ग्यारह सौ 33 में पुष्कर चला गया और 1140 में देहांत हो गया। 1140 में क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। पीछे चलता हूं 2 मिनट। ये मैंने आपको अजयराज के बारे में बेसिक बात बता दी। चौहानों का निर्माण काल कहा जाता है 1113 के अंदर अजमेर नगर को इसने बसाया था। उसके बाद में इसने आज बिटली पहाड़ी के प्रगट बिटली का निर्माण करवाया था, से अजमेर दुर्ग कहा गया। कालांतर में पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी ताराबाई यहाँ पे रूठ के बैठ जाती है, तो इसे तारागढ़ दुर्ग के नाम से जाना गया। यहाँ पे से सिक्के भी काफी चले। अपने नाम से अजय ध्रुव नाम के सिक्के चलाए, पत्नी के नाम से सोमलवती के नाम से सिक्के चलाए और दोनों के मध्य प्रेम के नाम से सिक्के चलाए। चक्रवर्ती सम्राट इसे कहा जाता है, सिक्कों वाला राजा इसे कहा जाता है। और यहाँ पे शैव धर्म का अनुयायी था अजयराज जी। और यहाँ पे लास्ट के अंदर 1133 में अपने बेटे अर्णोराज के प्रभाव में जो अपना राज शासन छोड़ देते हैं, अजमेर की गद्दी छोड़ जाते हैं और 40 के अंदर यहाँ पे अजयराज जी का देहांत हो जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक शायरी सुना देता हूं आपको मैं तोड़ भी लेता अगर वो गुलाब होती, मैं तोड़ भी लेता अगर वो गुलाब होती, मैं जवाब भी बनता अगर वो सवाल होती। मैं तोड़ भी लेता अगर वो गुलाब होती, मैं जवाब भी बनता अगर वो सवाल होती। सभी कहते हैं मैं शराब नहीं पीता, सभी कहते हैं मैं शराब नहीं पीता, मैं पी भी लेता अगर वो शराब होती। हाँ, एक शायरी सुनना। मैं तोड़ भी लेता अगर वो गुलाब होती, मैं जवाब भी बनता अगर वो सवाल होती। मैं तोड़ भी लेता अगर वो गुलाब होती, मैं जवाब भी बनता अगर वो सवाल होती। सभी कहते हैं मैं नशा नहीं करता, सभी कहते हैं मैं नशा नहीं करता, मैं पी भी लेता अगर वो शराब होती है।
ठीक है, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।